सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे ही रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए साथ साथ। तो बच्चों, अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको? व्याकरण वसुधा से पढ़ा रहे हैं ना। इसमें के अध्याय 1 हो चुका है, ठीक है। और आज हम आपको पढ़ाएंगे पार्ट 2 वर्ण विचार, ठीक है। तो बच्चों, हमने इससे पहले क्या बताया था कि हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? भाषा का करते हैं, ठीक है। जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, ठीक, जो ध्वनियाँ निकलती हैं उनको जब हम लिखित रूप देते हैं, मतलब लिखते हैं, तो कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ठीक। वो जो चिन्ह होते हैं वो किसी भी भाषा में जो भाषा हम प्रयोग कर रहे हैं, मान लो हिंदी भाषा प्रयोग कर रहे हैं, तो हम किन चिन्हों का प्रयोग करेंगे? का, खा, गा, छोटा, बड़ा, इन्हीं से तो हमारे वर्ण बनते हैं। तो ये हमारे वर्ण हैं। तो इनसे हम क्या बनाते हैं? वर्ण बनते हैं। वर्णों से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। शब्दों से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। और वाक्यों से क्या बनती है? भाषा, जिसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, और जिनके टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिनके टुकड़े हम नहीं कर सकते। अर्थात क्या? वर्ण कैसे बने? वर्णों से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से भाषा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हुई? वर्ण हुई, ठीक है। तो वर्ण की परिभाषा क्या कहती है? वर्ण की परिभाषा कहती है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्लियर? अब है वर्णमाला। जब भी हम कोई भी किसी भी भाषा का प्रयोग करते, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो अंग्रेजी हो, ठीक है। तो जब हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो हम कौन सी लिपि का प्रयोग करते हैं? इससे पहले हमने बताया था देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। और जब हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं तो हम कौन सी लिपि का प्रयोग करते हैं? रोमन लिपि का प्रयोग करते हैं। तो हर वर्ण की अपनी एक वर्णमाला होती है जिसमें सारे वर्ण एक साथ क्रम में व्यवस्थित रूप से रहते हैं, ठीक है। एक परिवार होता है, मान लीजिए वर्णों का परिवार, चाहे वो अंग्रेजी वर्णों का हो चाहे वो हिंदी वर्णों का परिवार हो, तो उसमें सारे वर्ण एक साथ एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। इसमें कोई भी वर्ण अव्यवस्थित नहीं हो सकते और ना ही क्रम उनका बदल सकता है। जो क्रम है उसी क्रम में वो रहेंगे। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे हम वर्ण कहते हैं, ठीक। जैसे कि बोर्ड पे देखिए, वर्ण, वर्णों से क्या बनता है? शब्द, शब्द से क्या बनता है? वाक्य, और वाक्य से हम क्या बनाते हैं? भाषा। क्या बनाते हैं? भाषा बनाते हैं। वर्ण मान लीजिए का, खा, गा, ये हमारे क्या है? वर्ण है, ठीक है। इनसे मिलकर हम कुछ शब्द बनाए, जैसे का से कमल हमने बनाया, ठीक है। वाक्य हम क्या बनाए? कमल पर, कमल खिलते हैं, ठीक है, ये हमारा वाक्य हो गया। अब हम इसको भाषा में प्रयोग कर सकते हैं कि कमल सरोवर में खिलते हैं। ये कौन सी भाषा में प्रयोग किए गए? हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए ना। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हुई? भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, ठीक है। और वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो बच्चों, वर्ण क्या हुआ, वर्णमाला क्या हुई, तुम समझ में आ गई ना। अब आते हैं वर्णों के भेद पर, ठीक है। वर्ण के दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंज। स्वर किसे कहते हैं? से पहले हम आते हैं स्वर के ऊपर। स्वर किसे कहते हैं? स्वर वे वर्ण होते हैं जो जिनको उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और इनका उच्चारण करते समय हमें
इनका जब उच्चारण करते हैं, स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो कंठ और तालु का उपयोग होता है, होंठ और जीभ का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, किसका प्रयोग होता है? कंठ और तालु का प्रयोग होता है और जीभ और होंठ का प्रयोग नहीं होता है। स्वर संख्या में कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप बोर्ड पे देखो, क्या है? स्वर है। आ इ उ री ए आई ओ औ अं आहा। ठीक है, इसमें आपके दांतों का इस्तेमाल नहीं हुआ और होठों का इस्तेमाल नहीं हुआ। इसका जब आप उच्चारण कर रहे हैं तो किसका इस्तेमाल हो? सिर्फ कंठ और तालु का हो रहा है। ठीक है, संख्या में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने स्वर है? 11। और ये हमारा है अंग और आहार। इसको हम बोलते हैं बच्चों अयोगवाह। अयोगवाह का मतलब होता है जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, इनको हम बोलते हैं अयोगवाह। क्या बोलते हैं? अयोगवाह। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अयोगवाह। ओके, क्योंकि ये ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं। तो स्वर की परिभाषा हमने क्या बताई? जिनका उच्चारण करते समय हमें अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है और जिनका उच्चारण करते समय सिर्फ किसका प्रयोग होता है? कंठ और तालु का प्रयोग होता है, जीभ और होंठ का प्रयोग नहीं होता। आ इ उ री ए ऐ ओ औ और बस। ठीक है, अंग और आ हमारे क्या है? अयोगवाह है। ठीक, अब आगे चलते हैं। स्वर कितने हैं संख्या में? 11। इनके 3 भेद है, स्वरों के भी 3 भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है हमारा प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे कि अ, ये देखिए अ इ उ और री, ये हमारे कौन से स्वर हैं? ह्रस्व स्वर है। अ इ उ और री, ये हमारे कौन से स्वर हैं? ह्रस्व स्वर है। कौन से स्वर? ह्रस्व स्वर। कितनी संख्या है इनकी? 4। कितनी संख्या है? 4। अ इ उ और री। ठीक है, दूसरा आता है हमारा दीर्घ स्वर। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, मतलब इन स्वरों से भी जब बोलते हैं अ इ उ री, ठीक है, इनसे भी दुगना समय लगता है, उसे हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से भी दुगना समय लगता है उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर संख्या में कितने हैं? 7। ठीक है, आइए उदाहरण के माध्यम समझते हैं दीर्घ स्वर का। जैसे कि देखिए यहाँ पर आ प्लस आ बराबर बड़ा, ई धन ई बराबर बड़ी, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ। ठीक है, ए, ये इसमें दुगना समय लग रहा है। आ प्लस आ बराबर बड़ा, ई प्लस ई बराबर बड़ी, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ। तो संख्या में कितने हैं? ये इस तरह से 7 है दीर्घ स्वर, जिनका उच्चारण करते समय हमको ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। ठीक है, कौन कौन से हैं ये? आ ई उ ए ऐ ओ और औ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तीसरा है हमारा प्लुत स्वर। कौन सा है? प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर कहता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, दीर्घ स्वर में दुगना समय लगता है और प्लुत स्वर में का उच्चारण करते समय
3 गुना समय लगता है, ठीक है। और ये स्वरों से पहले लगते हैं। इनका चिन्ह होता है, प्लुत स्वर का चिन्ह होता है बच्चों, वो अंग्रेजी के एस की तरह लगता है। इसकी तरह अंग्रेजी के एस की तरह लगता है। तो प्लुत स्वर का उदाहरण जैसे कि हम बोलते हैं ओ, क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं ना। तो ये चिन्ह हमारा जो है वो खींचता है। प्लुत स्वर जो होते हैं वो स्वरों को खींचते हैं, ठीक है। तो और प्लुत स्वर का जो उच्चारण होता है वो किसी को पुकारते समय भी होता है। जैसे हम बुलाए राम, राम, राधे, ठीक है। और संगीत की धुन में भी हम प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा, आपको समझ में स्वर के भेद कितने हैं? 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यानी कि स्वर, ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ठीक, उन्हें हम कौन सा स्वर बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ये संख्या में 4 है। दीर्घ स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें हम कहते हैं दीर्घ स्वर। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 7, इसकी संख्या कितनी है? 7 है। तीसरा प्लुत स्वर, प्लुत स्वर का उच्चारण करते समय कितना समय लगता है? ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, ठीक है। और इसको जब हम लिखते हैं तो अंग्रेजी के एस के आकार में लिखते हैं। पुकारने के संबंध में या फिर संगीत के समय हमें प्लुत स्वर का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। अब हमने बताया था वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। अब बारी आती है व्यंजनों की। तो व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों को बोलते समय हमें किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब हम व्यंजन वर्णों की उच्चारण करते हैं तो हमें स्वरों का सहायता लेनी पड़ती है। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के मूल भाग या व्यंजन के भी कई भेद होते हैं। मुख्य होते हैं 3 और इसके 2 अन्य और भी भेद होते हैं, ठीक है। मुख्य भेद कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। व्यंजन होते हैं संयुक्त व्यंजन और द्वैत व्यंजन, ठीक है। तो सबसे पहले आता है व्यंजन का कौन सा प्रकार? स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिसका उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वो मुख के विभिन्न भागों को क्या करती है? स्पर्श करती है, ठीक है। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ है वो क्या करती है? मुख के अन्य भागों को स्पर्श करती है। आइए देखते हैं बोर्ड में। देखिए हमारे व्यंजन क्या है? का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, टा, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, श, श, सा, हा, छ, त्रंग, या, शा, ड़ा, धा, ठीक है। ये हमने क्या लिखा है? कवर। कवर का मतलब होता है कि का से लेकर अंगा तक ये 5 जो वर्ण व्यंजन है, ठीक है, का, खा, गा, घा, अंगा, ये 5 व्यंजन किस वर्ग में आते हैं? का वर्ग में आते हैं। चा वर्ग में अगर हम सिर्फ चा वर्ग बोल दिया तो इसका मतलब इसमें चा, छा, जा, झा, इया, हम पूरा चा, छा, जा, झा, इया ना बोल के सिर्फ हम बोल दे चा वर्ग। टा, ठा, डा, डा, ना बोल के हम सिर्फ बोल दे ट वर्ग। का, था, दा, धा, ना बोल के ता वर्ग। ता वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? पा, फा, बा, भा, मा। तो जब बच्चों हम का वर्ग का उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो हमारी जीभ, तो हम किसमें का, खा, गा का उच्चारण करते हैं, तो का, खा, गा का उच्चारण करते समय इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। क्या होता है उच्चारण स्थान? कंठ। चा, छा, जा, झा, इया, जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारा उच्चारण स्थान आता है तालु। हमारी जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती रहती है।
टा ठा डा ढा अड़ा जब हम करते हैं तो हमारा उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। ता वर्ग का जब उच्चारण करते हैं तो हमारे दंत, दंत माने दांत, ठीक है। हमारी जीभ है वो दांतों को स्पर्श करती है। आप उच्चारण करके देखिए, आपको पता चलेगा, जब आप उच्चारण करोगे तो आपको पता चलेगा। फिर पा वर्ग में आते हैं हमारे पा फा बा भा मा। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो किसका हो रहा छू रहा है, किसको छू रहे हैं, होंठ। हम होठों से बोलते हैं ना पा फा बा भा मा, हमारे दोनों होठ जुड़ते हैं ना इसमें। जब हम पा वर्ग उच्चारण करते हैं तो हमारे दोनों होठ क्या होते हैं, दोनों आपस में जुड़ते हैं। का खा गा घा आंगा, कंठ यानी गले से उच्चारण हो रहा है। च छा जा झा यहाँ तालु से उच्चारण होता है। टा ठा डा डा अड़ा हमारा मूर्धा से उच्चारण हो रहा है। ता था दा धा ना हमारी जीवा दांतों को स्पर्श कर रही है। पा फा बा भा मा, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे दोनों होठ आपस में स्पर्श कर रहे हैं। तो इसमें का से लेकर पा वर्ग तक कहीं ना कहीं हमारी जीवा स्पर्श करती, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं हम इसको, स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है स्पर्श व्यंजन की, 25। कितनी है, 25 है संख्या इनकी, ठीक है। स्पर्श व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो जीवा होती है वो मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। इनकी संख्या होती है 25। अब आता है या रा ला वा, इनको हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये व्यंजन का दूसरा प्रकार है। पहला प्रकार आपको बता दिया स्पर्श व्यंजन, दूसरा प्रकार कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन। इनका उच्चारण करते समय जब हम इनका उच्चारण करते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। तो इनका उच्चारण जब हम करते हैं, ठीक है, पहले तो एक बात ये समझ लीजिए बच्चों, अंतः मतलब होता है बीच में, इस्त मतलब होता है स्थित, यानी कि बीच में स्थित, ठीक है। तो इन व्यंजनों को उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ है वह मुंह के किसी भी भाग से को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती। आप उच्चारण करके देखिए, जो हमारी जीभ है वह मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। या रा ला वा, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। बीच में, बीच का मतलब क्या हुआ कि ये स्वरों और व्यंजनों के बीच का होने के कारण इन्हें हम क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब हमारा तीसरा व्यंजन आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मतलब होता है गरम, ऊष्म का मतलब क्या होता है, गरम। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से गर्म हवा पैदा होती है, ठीक है, गर्म हवा निकलती है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसमें से क्या निकलती है, गर्म हवा निकलती है। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। श श स ह, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से कैसी हवा निकलती है, गर्म हवा निकलती है, ठीक है। इसीलिए इनको हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। की संख्या में कितने हैं, 4। जैसे हमारे अंतस्थ व्यंजन भी 4 है और हमारे ऊष्म व्यंजन भी क्या है, 4, ठीक है। चौथा व्यंजन का प्रकार है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ। संयुक्त व्यंजन का अर्थ है बच्चों कि ये जो व्यंजन होते हैं ये 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे हमारा क्ष है, ये किससे मिलकर बनता है, का और शा से, ठीक है। का और शा मिलकर क्ष बनाते हैं। त्रा हमारा ता और रा मिलकर बनाते हैं, ठीक है, ता और रा बराबर त्रा। ज्ञा हमारा बनता है ज और इसी वर्ग का इया, ठीक है। श्रा बनता है शलगम वाला श्रा और रथ वाला रा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, का घनशा बराबर क्ष। जैसे हमारा शब्द बनता है क्षत्रिय, क्षमा, ता प्लस रा, धन रा बराबर त्रा। जैसे पत्र, त्रिशूल, ज्ञा, जा और इया बराबर हमारा क्या बनता है, ज्ञा। ज्ञा से ज्ञानी, विज्ञान, ठीक है। श्रा,
श्रा हमारा बनता है शा धन रा बराबर श्रा, जैसे श्रमिक, परिश्रम आदि। तो ये दो वर्णों के योग से बनते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक हमारा आता है अतिरिक्त, अब ये है अतिरिक्त व्यंजन, इनको हम क्या बोलते हैं, अतिरिक्त व्यंजन, ड़ा और ढा। इनको अतिरिक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनसे हमारे शब्दों की शुरुआत नहीं होती, ये शब्दों के मध्य में होते हैं या शब्दों के अंत में लगते हैं। ड़ा और ढा, इनसे शब्दों की शुरुआत कभी नहीं होती है, ये हमारे शब्दों के मध्य में या शब्दों के अंत में लगते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए चढ़ाई, जैसे लड़की, सड़क, तो ला का उच्चारण जब हम कर रहे हैं तो बीच में कर रहे हैं, इनसे शब्दों की शुरुआत नहीं होती है। ऐसे ढ़, जैसे पढ़ना, चढ़ना, ठीक है, इनसे हमारे शब्दों की शुरुआत नहीं होती, ये मध्य में होते हैं या फिर अंत में होते हैं, ठीक है। तो अब हमारी संख्या व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 25, 4 33, अरे 25 4 29, 29 4 33, 33 4 37 और 37 2 39, कितनी हुई, 39 हुई। लेकिन हमारे मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। कभी भी आपसे पूछा जाए व्यंजन कितने होते हैं तो हम क्या बोलेंगे, हमारे मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, मूल व्यंजन कितने हैं, 33, और कुल व्यंजन होते हैं हमारे 39। स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या, मूल संख्या हमारी कितनी है, 11, और ऐसे हमारी कुल संख्या कितनी है, 13। तो टोटल हमारा योग बनता है, वर्णमाला का योग 52 वर्ण, कितने वर्ण बनते हैं, 52, ठीक है, 13 स्वर और 39, 39, कितना हो गया, 52, ठीक है। टोटल हमारे वर्ण कितने होते हैं, 52। क्लियर है बच्चों वर्णमाला हमारी। आज हमने क्या सीखा, वर्ण और वर्ण के भेद। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ाया आज, वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में हमें अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है। और स्वर संख्या में कितने हैं, 11। इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो कंठ और तालु का उपयोग होता है, जीभ और होंठ का नहीं होता है, ठीक है। वर्ण के भेद, स्वर और स्वर के कितने भेद हमने बताए, 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, 3 स्वर के भेद बताए। ह्रस्व स्वर जिसके उच्चारण बहुत कम समय लगता है, छोटा, छोटी, छोटाऊ और री, ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आय, ओ, औ। तीसरा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं, प्लुत स्वर में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, ठीक है। दीर्घ में 2 गुना और प्लुत में 3 गुना समय लगता है, जैसे हम उच्चारण करते हैं ना, ओम, ठीक। फिर आता है हमारा व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। व्यंजनों की संख्या कितनी है, मूल संख्या हमने कितनी बताई, 33, और कुल संख्या कितनी होती है, 39 होती है। व्यंजनों के कितने भेद हैं, पहला हमने बताया का से लेकर मा तक स्पर्श व्यंजन, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ होती है वो मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, ठीक है, इसलिए इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 25। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं
जिनका उच्चारण करते समय क्या होता है, इनका उच्चारण करते समय जीभ है वो मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती। अंधा मतलब होता है बीच में, इस्त मतलब होता है स्थित। ये स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति होती है। उच्चारण करके देखिए, य र ल व। बिल्कुल ये जो हमारी जीभ है वो किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, बहुत जल्दी में बोल जाती है य र ल व। ठीक। तीसरा व्यंजन, इसकी संख्या कितनी है, 4। कितनी संख्या है, 4। तीसरा व्यंजन हमारा ऊष्म व्यंजन। इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से क्या निकलती है, गर्म वायु निकलती है। ऊष्म का मतलब ही गर्म होता है। तो श श स ह, इनका प्रयोग करते समय मुंह से सीटी सी निकल रही है। ठीक। तो श श स ह यानी कि इसमें हमारी जो हमारे अंदर मुख से क्या निकलती है, गर्म वायु निकलती है, इसीलिए इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। फिर आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, 4। छ त्र ज्ञ श्र। ठीक। इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो व्यंजनों के योग से, दो वर्णों के योग से बनते हैं। जैसे हमने बताया कैसे, क्ष बनता है का और श से, त्र बनता है टा और रा से, ज्ञ बनता है ज और या से, और श्र बनता है श और रा से बनता है। ठीक है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। फिर दो व्यंजन हमारे अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से, ड़ा और ढ़ा। इनसे शब्दों की शुरुआत नहीं होती बच्चों। ठीक है, ये शब्द के मध्य में लगेंगे, मध्य मतलब बीच में लगेंगे, या फिर वो अंत में लगेंगे। शुरुआत में वो कभी नहीं लगते, इसलिए इनको अतिरिक्त बोलते हैं। तो कुल व्यंजनों, कुल स्वरों और व्यंजनों की संख्या कितनी हुई, 52। मूल स्वर कितने हैं, 11। कुल स्वर कितने हैं, 13। मूल व्यंजन कितने हैं, 33। और कुल व्यंजन कितने हैं, 39। तो योग क्या बना, हमारे वर्णों का योग कितना बना, 52। तो आज हमने इतना सीखा है। इसको अपनी पुस्तक पे अच्छी तरह से फिर से पढ़िएगा। ठीक है, तो अब आगे का भाग हम आपको पढ़ाएंगे अपने दूसरे वीडियो में। इतना ही आपको समझना है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।